हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 17 जून और 18 जून 2020 के करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत करी जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, लर्निंग बुक की फैमिली को स्ट्रांग करने में हमारी मदद करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स आज चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में अनुमोदित किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नाम का अनुमोदन किया गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के लिए। अब से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। भारत में और भी पिछले 2017 में मोदी सरकार ने ही कांडला पोर्ट ट्रस्ट का भी नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया था। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। और 1989 में नाहवा शावा पोर्ट ट्रस्ट जो कि मुंबई में स्थित है, उसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया था। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया है। ये अब इसका जो है ये एक्टिव मोड में 2018 से ही है। इसने 2018 से ही चाबहार पोर्ट ने कार्य करना शुरू कर दिया है। चाबहार पोर्ट जो है ये गल्फ ऑफ ओमान में है, यानी कि ओमान की खाड़ी में स्थित है। भारत की जो सेंट्रल एशिया की रीच है इस चाबहार पोर्ट से और भी अच्छी हो जाएगी। अब भारत पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होगा सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। सेंट्रल एशिया में जाने के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट को ईरान में बनाया है। इससे सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है ये भारत के लिए और भी सुलभ हो गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट अब किसके लिए नया नाम है? यह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण क्षेत्रों में सहयोग में सुधार करने के लिए भूटान को मंजूरी दी है। भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों के मध्य सहयोग को स्थापित करना। पर्यावरण सुधार को लेकर दोनों देश संयुक्त रूप से एक रिसर्च करें, जिससे कि दोनों देशों के जो एनवायरनमेंट है उनमें सुधार हो सके। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा भूटानी नगल ट्रम है। भूटानी नगल ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान पीएसए कौन है? वर्तमान में हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन हैं। जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इन्होंने अभी हाल ही में आर चिदम्बरम का स्थान ग्रहण किया है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ये पीएसए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो होता है ये सरकार को किसी भी रिसर्च के लिए सारी की सारी जो परामर्श होते हैं सरकार को, वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। और पीएसए का जो पद है इसका सृजन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में किया गया था। उससे पहले भारत देश में कोई पीएसए यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का पद नहीं होता था। और जो हमारे वर्तमान में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं ये हैं के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? स्पंदन अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के लिए। जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो लॉकडाउन की वजह से क्या था कि इनके ऊपर कार्य का ज़्यादा प्रेशर था और ये मानसिक स्तर पर तनाव को महसूस कर रहे थे और कुछ पुलिस वाले डिप्रेशन में भी थे, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन कार्यक्रम को चलाया। इसके अंतर्गत कई सारे इंटरैक्टिव प्रोग्राम को अरेंज किया गया था, जिसमें कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे, पुलिस डिपार्टमेंट के और भी लोग थे,
उनको क्या किया गया, उनकी काउंसलिंग की गई, उनकी योगा थेरेपी की गई, उनके लिए म्यूजिक सेशन के जरिए उनके डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की गई और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा। स्पंदन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ के बारे में एक चीज़ और कि छत्तीसगढ़ 2020 में सबसे अधिक मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने वाला राज्य है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को 812 करोड़ रुपए दिए हैं? देखिए, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट किया रहा होगा, मैंने बोला था कि इसे नोट कर लो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूपीएससी, खास करके यूपीएससी एग्ज़ाम और स्टेट लेवल पीसीएस के एग्ज़ाम में ये राशि पूछी जाती है कि किस राज्य को कितनी राशि दी गई अगर कोई बहुत ही अच्छा योजना है। तो जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत एक हर घर जल योजना चलाई जा रही है, जिसमें 2024 तक अर्बन और रूरल यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और 2020 में जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई, जो फरवरी में बजट आया था इसका। और ये योजना चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अब ये 812 करोड़ तो उड़ीसा को दिया गया है। मैं पूरे जितने रिलीज हुए हैं मैं उनको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 175 करोड़ दिया गया मेघालय को, 1832 करोड़ रुपए दिया गया बिहार को, 445 करोड़ रुपए दिया गया है छत्तीसगढ़ को, 812 करोड़ मैंने बताया कि उड़ीसा को दिया गया है, 255 करोड़ अरुणाचल प्रदेश को, 1407 करोड़ रुपए असम को, 680 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को और 290 करोड़ रुपए हरियाणा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने हाल में ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दे दी है। किसानों को किसी व्यक्ति या कंपनी को अपनी उपज बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस मंजूरी के बाद अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष में लागू किया गया था? देखिए, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था ये 1955 में लागू किया गया था। अब इसमें किसानों के लिए वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट के तहत संशोधन किया गया। अब किसान किसी भी राज्य में, कोई किसान किसी भी राज्य का हो तो वो किसी भी राज्य में अपनी उपज को बेचने के लिए या फिर वो किसी भी व्यक्ति को अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो पूरा फ्री हैंड होगा कि वो किसी भी राज्य में जाके अपनी सुविधा के अनुसार अपनी उपज को बेच सकता है। हाँ, गवर्नमेंट एमएसपी इसलिए लाती है कि कोई व्यक्ति किसानों से जो उनकी उपज है उसका उचित मूल्य दे सके, इसीलिए एमएसपी लाई जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के उपज के लिए। इसके अंतर्गत एक फिक्स प्राइस कर दी जाती है कि सरकार इतने में आपके उपज को खरीदेगी, लेकिन अगर आपको उससे अच्छी कहीं पे मिल रहा है तो आप वहाँ पे दे सकते हो। और कोई व्यक्ति अपनी उपज को, कोई किसान अपने उपज को सस्ते में तो बेचेगा नहीं एमएसपी से, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई जो व्यापारी है वो उसके उपज को कम पैसे में खरीद रहा है तो उसे कम पैसे में बेचने के बजाय सरकार के एमएसपी पे बेचना पसंद करेगा, इसीलिए सरकार एमएसपी लाती है। तो अब 1955 में जो अधिनियम था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट के तहत किसानों को फ्री हैंड कर दिया गया है कि कोई भी किसान किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी उपज बेच सकता है। इसके लिए किसानों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1955 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें संशोधन करके किसानों को किसी व्यक्ति या कंपनी को उनकी उपज बेचने पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने चालू खाते खोलने के लिए अपनी तरह का पहला ऐप पेश किया है? देखिए, चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट खोलने के लिए इंडसइंड बैंक ने एक ऐप पेश किया है कि अब आपको बिना बैंक गए ही आप करंट अकाउंट को इंडसइंड बैंक में खोल सकते हैं। देखिए, करंट अकाउंट क्या है कि करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन खोलते हैं, इस पे जनरली कोई भी बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड कराता है, तो फिर लोग करंट अकाउंट में पैसे क्यों जमा करें? ये आपके दिमाग में आ सकता है। ये क्वेश्चन है क्या कि जो बिजनेसमैन होता है उसे लाखों रुपए का टर्नओवर करना होता है। कोई बिजनेस अपना लखनऊ में कर रहा है और उसे अपने
माल को खरीदना है दिल्ली से, तो दिल्ली से माल खरीदने के लिए वो कैश 10 लाख का सामान खरीद रहा है, तो 10 लाख रुपए वो कैश लेके आना जाना उसके लिए उतना कंफर्ट नहीं होता। तो क्या होता है कि वो बैंक जो है करेंट अकाउंट उनके लिए ओपन करता है कि आप इस करेंट अकाउंट का रूल है कि आप पूरे महीने में कितने बार भी पैसे को निकालो और कितने बार भी पैसे को डालो। उससे जो है बैंक मतलब उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता। जबकि सेविंग अकाउंट में अभी बाउंडेशन है, हर बैंक का अलग अलग बाउंडेशन है। कोई बैंक महीने में 5 बार, कोई बैंक 7 बार। एक लिमिट होती है कि आप इससे ज़्यादा बार पैसे नहीं निकाल सकते और इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हो। सेविंग बैंक का ये रूल है। जबकि करेंट बैंक का क्या रूल है कि आप कितने भी पैसे निकाल सकते हो, अगर आपके अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस के बाद वो पैसे हैं तो आप कितने बार भी पैसे निकाल सकते हो और कितने भी पैसे निकाल सकते हो। तो बिजनेसमैन इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इस पर कोई भी बैंक जनरली इंटरेस्ट नहीं देता है। जो इंडसइंड बैंक है, इसने एक ऐप के जरिए ही बिजनेसमैनों के लिए किया कि अब आप बिना बैंक गए ही अपना करेंट अकाउंट हमारे बैंक में खोल सकते हो। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके फाउंडर जो है हिंदुजा ग्रुप है। इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में अरुण तिवारी हैं। इसकी टैग लाइन है बी मेक यू फील रिचर, मतलब हिंदी होगा इसका कि हम आपको समृद्धि महसूस कराते हैं, कि आप समृद्ध हो, हम आपको ऐसा महसूस कराते हैं। इंडसइंड बैंक का ये टैग लाइन है बी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ भागीदारी करने वाले निजी बैंक का नाम बताइए। सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने वाले निजी बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। सॉफ्ट पीओएस को एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड और वर्ल्डलाइन के साथ भागीदारी करके लॉन्च किया है। ये सॉफ्ट पीओएस क्या है पहले इसे समझते हैं। देखिए, पीओएस का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, जहां से चीज़ों को जिस पॉइंट से चीज़ों को बेचा जाता है, यानी कि मर्चेंट की दुकान, किराना स्टोर की दुकान, इस तरीके की दुकान को पॉइंट ऑफ सेल कहेंगे। उसी पॉइंट से सामानों को बेचा जा रहा है। तो सॉफ्ट पीओएस मतलब कि आसानी से उनको पैसे प्रोवाइड करा जा सकें। इसके लिए अगर जो मर्चेंट है, जो किराना स्टोर है, उनको क्या किया गया है इस सॉफ्ट पीओएस के तहत वो अब ऑफलाइन पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। एक्सिस बैंक ने ऐसा ऐप लॉन्च किया कि जिससे वो अब क्या कर सकेंगे, ऑफलाइन पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। मर्चेंट और किराना स्टोर वाले साधारण स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके, मतलब स्मार्टफोन के जरिए वो इनके जो ऐप हैं उनको डाउनलोड करेंगे एक्सिस बैंक को, और उससे ये ऑफलाइन पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। इससे क्या आसानी होगी कि कई बार नेटवर्क नहीं होता है, कई बार और सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो पेमेंट एक्सेप्ट करने में किराना स्टोर और मर्चेंट जो होते हैं उनको परेशानी आती है। इसी के मद्देनज़र एक्सिस बैंक ने ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने की सुविधा को लॉन्च किया है और भारत में ये अपने आप में इस तरह की पहली सर्विस है कि कोई बैंक ऑफलाइन आपको पैसा एक्सेप्ट करने की सुविधा दे रहा है। और भागीदारी इसने किससे की है, एक्सिस बैंक ने भागीदारी इसने की है मास्टर कार्ड से। मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और वर्ल्डलाइन से भागीदारी की है। वर्ल्डलाइन का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस में है। और एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है वो अमिताभ चौधरी हैं। भारत में सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने वाला ये पहला बैंक है और ये अपने आप में पहली तरह की सर्विस भी है कि ऑफलाइन आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। यही सॉफ्ट पीओएस है कि आप ऑफलाइन भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ मिलकर। मास्टर कार्ड इंडिया का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है लेकिन इसकी ऑफिस इंडिया में भी है। वर्ल्डलाइन का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस में है लेकिन इसकी ऑफिस इंडिया में भी है। तो वही लिखा हुआ है मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्डलाइन इंडिया के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने सॉफ्ट पीओएस को लॉन्च किया है, जिससे अब कोई भी व्यापारी ऑफलाइन पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत में ट्राई जनरेशन परियोजना के विकास के लिए EESL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गेल इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ट्राई जनरेशन परियोजना क्या है। ट्राई जनरेशन परियोजना में कूलिंग, हीटिंग और पावर तीनों का इस्तेमाल एक ही परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। इसको समझते हैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको आपके लिए। नेचुरल गैस में आग लगा के बिजली प्रोड्यूस करना,
क्या हो गया ये, मतलब कि पावर का प्रोडक्शन हुआ नेचुरल गैस में आग लगा के, फायर्ड नेचुरल गैस से पावर प्रोड्यूस करना। अब क्या हुआ कि जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है इस प्रोसेस में एक्सेस हीट प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेस हीट को यूज़ करेंगे कूलिंग प्रोसेस के लिए, यही ट्राई जनरेशन परियोजना है। और गेल इंडिया EESL मिल के जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं ट्राई जनरेशन परियोजना को। गेल का क्या फुल फॉर्म है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नेचुरल गैस फायर्ड नेचुरल गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हो रही है उसको कौन प्रोवाइड कराएगा, गेल प्रोवाइड कराएगा, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मनोज जैन इसके चेयरमैन और MD हैं। गेल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और एंड नेचुरल गैस के अधीन कार्य करता है। गेल के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। गेल के साथ ट्राई जनरेशन परियोजना में जो जिसने भागीदारी की है वो है EESL। EESL का फुल फॉर्म क्या है, EESL का फुल फॉर्म है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ये 4 कंपनियों की वेंचर कंपनी, यानी ये चारों कंपनियों की सहायक कंपनी है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड, इन चारों की ये वेंचर कंपनी है। EESL मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन कार्य करती है। मिनिस्ट्री ऑफ, हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है, ये हैं RK सिंह। EESL यानी कि एनर्जी इफिशियंस सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो राजीव शर्मा हैं। तो अभी समझ में आ गया होगा कि गेल इंडिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अधीन कार्य कर रही है। EESL किसके अधीन कार्य कर रही है, ये कार्य कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन कार्य कर रही है। गेल इंडिया और EESL मिलकर ट्राई जनरेशन परियोजना का विकास कर रहे हैं। उसके विकास के लिए दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिसे हाल ही में नियुक्त किया गया ये है मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 2017 में। और ये अभी बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रही हैं। एक मूवी है जिसका नाम पृथ्वीराज है, उसमें ये अपना डेब्यू किस मूवी से कर रही हैं, ये पृथ्वीराज, ये ऐतिहासिक मूवी है, इसी से मानुषी छिल्लर अपना बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। इन्होंने भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब 2017 में जीता था। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हालांकि जो एडिडास है इसके 3 ब्रांड एम्बेसडर और भी हैं इंडिया में। एक रोहित शर्मा, दूसरा हिमा दास। हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। हिमा दास ने भारत के लिए एशियन गेम 2018 जो कि जकार्ता में हुआ था उसमें 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। साथ इन्होंने वर्ल्ड एथलीट अंडर-20 चैंपियनशिप में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो हिमा दास ये असम से बिलोंग करती हैं। इनको ढींग एक्सप्रेस नाम से भी जानते हैं। जो तीसरे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं रणवीर सिंह। तो यानी कि अब एडिडास के लिए इंडिया में कुल 4 ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। रोहित शर्मा ये क्रिकेटर है, भारतीय टीम के उप कप्तान हैं। हिमा दास ये भारत के लिए रनिंग का खेल खेलती हैं, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। रणवीर सिंह ये एक्टर हैं और चौथी मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर हाल ही में रेड डॉट चैलेंज अभियान की वैश्विक पहल में शामिल हुई। किस संस्था ने ये अभियान चलाया था। रेड डॉट चैलेंज अभियान को चलाया था यूनिसेफ ने। रेड डॉट चैलेंज अभियान चलाया गया था जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके लिए उनको हाइजीन प्रमोट करने के लिए जागरूकता अभियान के तौर पे रेड डॉट चैलेंज अभियान को वैश्विक पहल के रूप में चलाया गया था। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे मनाया जाता है ये 28 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस दिन के लिए भी मतलब जो 28 मई दिन है ये क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए प्रत्येक 28वें दिन से महिलाओं में 5 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसमें महिलाएं अपने ब्लड को लॉस करती हैं और 5 दिनों की चलती है, यानी मई का महीना 5वां महीना हो गया और प्रत्येक 28 दिन के बाद से ये साइकिल शुरू होती है। तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये 28 मई को ही प्रत्येक वर्ष मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है।
और महिलाओं और एडल्ट गर्ल, जो कि मतलब एडल्टसन गर्ल होती हैं, जिनमें पहली बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनको जागरूक करने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान स्वच्छता को अपनाने के लिए ये रेड डॉट चैलेंज का आयोजन किया था यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं हेनरिटा एच फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए आराम प्रदान करने के लिए सुमेरु पेस विकसित करने वाले संगठन का नाम बताइए। देखिए, सुमेरु पेस को विकसित किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या है ये? देखिए, जब पीपीई किट पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट को डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पहनते हैं तो उन्हें काफ़ी पसीना होता था, क्योंकि इस पीपीई किट में ये क्या होता है, हवा पास नहीं हो पा रही थी। तो इसी को देखते हुए समेरु पीएसीएस नाम से एक उपकरण बनाया डीआरडीओ ने। ये उपकरण, आप कमर पे, इसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसे डॉक्टर अपने कमर से चिपका लेते हैं और ये इनके शरीर से जो भी मॉइस्चर होता है उसको बाहर, मतलब कि जो भी पसीना होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता रहता है, जिससे इन डॉक्टर को और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको काफ़ी राहत प्रदान होती है। तो सुमेरु पेस को विकसित किया है किसने? डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव पुस्तक के लेखक हैं ल्यूक कॉन्टिनो। ल्यूक कॉन्टिनो ने द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक को लिखा है। इसके सह लेखक, मतलब इनके साथ जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है वो हैं शेख अब्दुल अजीज। इस पुस्तक में इन्होंने जो फास्ट रहते हैं हिंदू धर्म में, उसके बारे में, जो स्वास्थ्य में, जो फास्टिंग करने से जो स्वास्थ्य में सुधार होता है उसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो व्रत रखते हैं हिंदू धर्म में उसके बारे में कि व्रत रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में ही इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है ल्यूक कॉन्टिनो ने। और इनके साथ जो जिन्होंने पुस्तक लिखने में ल्यूक कॉन्टिनो की मदद की, ये थे शेख अब्दुल अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसु चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वसु चटर्जी फिल्म निदेशक थे। इन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों फिल्मों के लिए कार्य किया है और इनको इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2007 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ द एग्रेशन का वार्षिक दिवस कब मनाया गया? देखिए, दुनिया भर के बच्चों पे हो रहे शारीरिक, मानसिक और जो भावनात्मक शोषण होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रत्येक वर्ष 4 जून को इंटरनेशनल इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ एग्रेशन नाम से ये दिन मनाती है, ताकि लोग जागरूक हो सकें और बच्चे का कहीं पे अगर शोषण हो रहा हो तो उसके लिए जागरूक हों, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि बच्चे अपने बच्चों का जो बचपन है वो भविष्य के लिए पूरी तरीके से विकसित हो सके। इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रत्येक वर्ष 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन को मनाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताएं जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया और इसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने लॉन्च किया। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर पहले क्या था कि ये एक राज्य था भारत का, लेकिन पिछले वर्ष 2019 में धारा 370 और 35 से हटाने के बाद
हटाने के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर दिया केंद्र सरकार ने, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और ये दोनों ही भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरी में गवर्नर टर्म की जगह लेफ्टिनेंट्स गवर्नर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और जम्मू कश्मीर के जो इस समय प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट्स गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मेरा वतन। क्या है ये मेरा वतन? जो जम्मू कश्मीर के कर्मचारी हैं, जो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के लिए कार्य करने वाले, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, उनके पास, मतलब ये सारे राज्यों के पास, सारे कर्मचारियों के पास एक यूनिक आईडी होती है। अब क्या है, जम्मू कश्मीर में लोग कहीं रिमोट एरिया में कर रहे हैं, यानी कहीं पहाड़ी एरिया में भी जॉब कर रहे होंगे, कहीं पे भी और भी जॉब कर रहे होंगे जो कि समतल एरिया है। तो जो कभी कभी क्या होता है कि बैंक उनके सैलरी का मैसेज बैंक द्वारा नहीं पहुंच पाता, तो उन्हें बैंक जाना पड़ता था अपनी सैलरी के बारे में पता करने के लिए कि राज्य सरकार द्वारा उनके अकाउंट में सैलरी आ गई है कि नहीं आई है। इसी के लिए मेरा वतन नाम से ऐप लॉन्च किया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने। इससे क्या होगा, अब आप अपनी आईडी की मदद से अपनी सैलरी स्लिप, अपना पीएफ अकाउंट में जमा धनराशि के बारे में जान सकेंगे। तो क्या है कि अभी आपको लग रहा है कि हमारा सैलरी आया है नहीं, तो आप मेरा वतन ऐप से उसको चेक कर लो। अगर आपकी सैलरी आई हुई है तो आप बैंक जाके निकाल सकते हो, क्योंकि बैंक कई बार मैसेज करने में डिले कर दे रहा था। रिमोट एरिया है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से एक डिले हो जा रहा था। तो इस ऐप को जो है आप यूज़ करके कभी भी चेक कर लो कि सैलरी आई, तो आप बैंक जाओगे तो आपका समय भी बचेगा, और अपने पीएफ में, आपके पीएफ में कितना धन जमा है, कितने पैसे जमा है, उसे भी आप पता कर सकते हो। इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो जम्मू कश्मीर में जो दूर दराज इलाकों में, जो रिमोट एरिया में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन मेरा वतन इसका करेक्ट हो जाएगा कि मेरा वतन नाम का ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने वहाँ के जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए, ताकि वो अपने वेतन संबंधी, अपने धन संबंधी सारी समस्याओं को इस ऐप के थ्रू जान सकेंगे। मतलब कि समस्या क्या, कि आप अपने वेतन संबंधी, अपने जो आपका अकाउंट है जो कि अटैच है पीएफ से, उससे संबंधित सारी चीज़ों को आप एक ही ऐप के थ्रू जान सकोगे। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नए वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।